नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सीजेआई चंद्रचूड़ अब रिटायर होने वाले हैं। 4 से 5 दिन का समय उनके लिए बचा है। विदाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट से और उससे पहले उन्होंने ऐसे फैसले कुछ दिए हैं जिसमें बैलेंस करने का अप्रोच दिख रहा है। यानी कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ फैसले दिए तो वामपंथी गैंग, ये जो लिबरल माने जाते हैं, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो तो बड़ा खुश हुआ था। लेकिन जैसे ही कुछ फैसले सरकार के पक्ष में हुए, जैसे ही कुछ फैसले सरकार के समर्थन में हुए और जैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने घर पर गणेश पूजा के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया और दोनों की तस्वीरें आई, वैसे ही ये वामपंथी गैंग एक्टिव हो गया और वही मौलाना गैंग को भी लगने लगा कि ये तो सेटिंग हो गई है पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ से। और उसके बाद जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ सोशल मीडिया पर बातें होने लगी, इसके साथ इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से तो सरकार की सेटिंग है, तो इनको बैकफुट पर आना पड़ा। और इसके बाद हद तो तब हो गई जब कारवां मैगजीन में एक आर्टिकल छपा, कवर स्टोरी, उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ की पुरानी जिंदगियों के बारे में बताया जाने लगा। उनके पुराने कलीग्स जो कि किसी हाई कोर्ट में थे और वहां से रिटायर हो चुके हैं, उनसे बातचीत करके यह बताया गया कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ की आस्था कहां पर जुड़ती है। वो मजबूरी में कुछ फैसले देते हैं, उनके अंदर तो खलबली है, उनके अंदर तो हिंदुत्व का कीड़ा काटे हुए है। इसलिए उनके खिलाफ जो बातें कही गई कि ये चेहरे पर चेहरा लगा के बैठे हैं, तो फिर से वो बैकफुट पर आ गए और जाते जाते कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है। जजों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। 5 जजों को तो ऐसे फंसा दिया कि अब कॉलेजियम के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पर होनी चाहिए या फिर एनजेएसी सही समाधान है। प्रतिस्पर्धा हो, जजों को भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए उसी तरीके से रास्ता अख्तियार करना पड़े जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लगता है इन लोगों के लिए कंपटीशन फेस करना जरूरी हो जाता है। और यही सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक और फैसला जाते जाते उन्होंने दिया और वो है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट पर। मदरसा एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था यह सही नहीं है, मदरसा एक्ट 2004 नहीं होना चाहिए, यह असंवैधानिक है। जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह की धार्मिक शिक्षा दी जाए किसी सेकुलर देश में। ये तो सेकुलरिज्म की ही बात करते हैं, तो किसी सेकुलर देश में इस तरह के हजारों की संख्या में मदरसे पनप रहे हैं और उसमें धार्मिक शिक्षा के आधार पर लोगों को ऐसे बनाया जा सकता है जैसे कि वो किसी ऐसे देश में नहीं रह रहे जहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, बल्कि मदरसा में वही पढ़ाया जाता है कि ये जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, वो तो काफिर है तुम्हारे लिए। यानी कि इन्हें हिंदुस्तान में रहकर भी अरब की तरह पढ़ाई शिक्षा दी जाती है कि गैर मुसलमान तुम्हारे लिए काफिर हैं और इन काफिरों के साथ संघर्ष करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये कुरान कहता है। ऐसी बातें पढ़ाई जाती है। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैरिकुलम की बात की थी। यह बात की थी कि औपचारिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए और औपचारिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भी। तो इसलिए औपचारिक शिक्षा अगर नहीं दी जा रही है, ये मार्केट में आकर कंपिटिटिव नहीं बन पाएंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाएंगे, तो फिर पिछड़े रहेंगे, परेशान रहेंगे और फिर इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया था और फिर इसके बाद मदरसा से जुड़े हुए पूरा का पूरा गैंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार नहीं थी कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि चलो मदरसा एक्ट असंवैधानिक है तो इसे असंवैधानिक ही मानो। और इसलिए इन लोगों ने, यूपी सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। लेकिन इन लोगों को कहां संतोष, ये लोग भी चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठ गई, उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी आ गए। सीजेआई चंद्रचूड़
जो कि रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म होगा और उससे पहले इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह अपनी टिप्पणी करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो परेशानी बढ़ी हुई थी गणेश पूजा में पीएम मोदी के साथ दिखने के बाद, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर जमात है जिसने इनके नाकों में दम कर रखा था और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर ये माफी मांग रहे थे। पिछले दिनों पुणे में इन्होंने कहा था कि अगर कोई नेता किसी जज से मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां किसी फैसले पर बातचीत हो रही है। ये फंडिंग पर बात हो सकती है, हाई कोर्ट की फंडिंग पर, सुप्रीम कोर्ट की फंडिंग पर। अगर हाई कोर्ट के कोई जज किसी चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो दोनों सरकार के जुड़े हुए किसी मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस पर क्या फैसला होना चाहिए। वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जुडिशियल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करने के लिए जाते हैं। वहां पर इन फैसलों पर चर्चा नहीं होती कि पेंडिंग केस जो पड़े हुए हैं उस पर आगे क्या फैसला होने वाला है। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि आपने पीएम मोदी के साथ अपने घर में कैसे मुलाकात कर ली। मंच पर मुलाकात करना अलग बात है, सार्वजनिक मंच ये ऐसी मीटिंग के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी सार्वजनिक मंच की बात तो नहीं की जा सकती। अलग अलग ओकेजन पर सीजेआई और पीएम दोनों एक साथ रहे हैं, लेकिन घर में कैसे आपने इनवाइट किया और प्रधानमंत्री सीजेआई के घर में कैसे चले गए और उसमें भी ओकेजन कैसा, गणेश पूजा का। ये तो सेकुलर देश है और सेकुलर देश में हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल हिंदुओं को ही अपने धर्म का, अपनी धार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। उनके ऊपर ही सारा बोझ है सेकुलरिज्म का, उनके कंधे दबे जा रहे हैं, लेकिन इस बोझ को उनको उठाना पड़ेगा कि अपनी धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन न करें। अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा है तो मुस्लिम है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर सांसद है असदुद्दीन ओवैसी जैसा तो वो दाढ़ी बढ़ाएगा, टोपी रखेगा और टोपी पहन के वो हमेशा मस्जिदों में दिखाई पड़ेगा, नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ेगा, उसके लिए कोई सवाल नहीं उठेंगे। अगर राष्ट्रपति भी बन जाए कोई मुस्लिम तो उसके लिए सवाल नहीं उठेगा। कोई मंत्री है, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए सवाल नहीं उठेगा। लेकिन कोई हिंदू है और सीएम है, पीएम है, मंत्री है, अगर वो मंदिर जा रहा है तो सवाल उठ जाएगा कि ये सेकुलर कंट्री है, यहां पर आप अपनी धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऐसा ही सीजेआई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के उस मुलाकात के लिए कहा गया। दोनों की तस्वीरें आई गणेश पूजा करते हुए, भगवान गणेश के सामने खड़े होकर वंदना करते हुए वीडियो आए और उसके बाद इन लोगों ने टारगेट कर लिया सीजेआई चंद्रचूड़ को और सीजेआई चंद्रचूड़ छटपटाते फिर रहे थे। इस बीच कारवां ने फिर एक बड़े आर्टिकल लिखे और फिर तो इन्होंने पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया। इनको लगा कि अब बैलेंस करना जरूरी है, अगर बैलेंस करके रिटायर नहीं होते हैं तो फिर इस जमात में जगह नहीं मिलेगी। और इस जमात का कब्जा है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर। हर जगह देखे हिंदुस्तान के विरोध में काम करने वालों को, अमेरिका हो, यूरोप हो या अरब के देश हो, हर जगह से फंडिंग मिलती है, हर जगह के एनजीओ से फंडिंग मिलती है, इन सरकारों से समर्थन मिलता है और इन्हीं जगहों पर तो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे सेट करना है। तो इस जमात से आउट कैसे हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस करना जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की जो बेंच बिठाई उसमें ये सीजेआई चंद्रचूड़ खुद तो है ही, उनके साथ जेबी पारदीवाला और साथ में जस्टिस मनोज मिश्रा, ये तीनों की बेंच ने सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नकार दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत कर दिया है। ये मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ मदरसा एक्ट नहीं है बल्कि उसके साथ चलता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने तो हद पार कर दी। आपने फैसला दिया ये अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके के फैसले में आपने टिप्पणियां की वो तो सारी सीमाओं का उल्लंघन है। आपने क्या कहा, सेकुलरिज्म का मतलब होता है जियो और जीने दो, लेकिन जियो और जीने दो का मतलब क्या ये इस्लाम को मानने वाले लोग समझते हैं? क्या मदरसे में पढ़ने वाले लोग समझते हैं? क्या मदनी जैसे लोग समझते हैं जो चैलेंज करते रहता है? क्या ओवैसी जैसे लोग समझते हैं? ये जियो और जीने दो के नारे पर विश्वास नहीं करते, ये शब्द पर विश्वास नहीं करते। ये तो विश्वास करते हैं हम जिएंगे तो तुम्हें हमारे अनुसार जीना है, अगर हमारे अनुसार नहीं जी पाए तो फिर तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है।
यही तो ये लोग करता है। इसीलिए तो सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है, गोलियां चलाई जाती है। और ये कहां से निकलते हैं? ये मदरसे से पढ़कर निकलते हैं। ये पूरे के पूरे श्रृंखला है, उन श्रृंखला की अलग अलग कड़ियां हैं कि बचपन से ही जिन लोगों को जिहाद सिखाया जा रहा है, जो जिहाद की फैक्ट्री बना हुआ है मदरसा, और उस मदरसा के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकारों ने मदरसा एक्ट लाया, और उस एक्ट के खिलाफ अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो आप क्या कह रहे हो? जियो और जीने दो की बात, पंथ निरपेक्षता के बदले धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हो। संविधान में पंथ यानी सेक्ट की बात है, धर्म की बात नहीं है कि धर्म निरपेक्षता हो। लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो भारत एक देश ऐसा है जहां धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। हम धर्म के आधार पर चलने वाले देश हैं, और हम अपने 700 साल पुरानी परंपराओं को नहीं तोड़ सकते। ये 700 साल कौन है? ये 700 साल क्या 1200 के बाद शुरू होता है, या 700 साल 706 ईस्वी से शुरू होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस समय शुरू होता है, या फिर गजनी ने आक्रमण किया था उस समय शुरू होता है, या फिर गौरी ने आक्रमण करके हिंदुस्तान में सत्ता स्थापित करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, उस समय से शुरू होता है? क्या हिंदुस्तान का इतिहास ये इस्लामिक आक्रमण के समय से शुरू होता है? आपने जब 700 साल की परंपराओं, सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्म व्यवस्था की बात की तो आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि 700 साल से बड़ा होता है 10,000 साल? ये तो राहुल गांधी वाली बात हो गई कि लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली, और ऐसा लगने लगा ये 99 सीटें तो 100 में से 99 मिली है, यानी कि जनता ने हमें 99% दिया है। ये भूल गए 545 में से मिली है। इनको ये ध्यान नहीं था, ये ध्यान था कि 99 मतलब 100 में से 99, यानी कि 99% लोगों ने हमें समर्थन दिया। अब इनके वो जो भ्रम था वो धीरे धीरे टूटा। वैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ को क्या ये नहीं लगा कि हमारी परंपराएं तो 10,000 साल पुरानी है? कोई भी दुनिया में ऐसी सभ्यता संस्कृति नहीं बची जिसे क्रिश्चियनों ने, जिसे इस्लामिक ये इन्वेडर्स ने, जिसे मुसलमानों ने खत्म नहीं किया हो। क्या आज मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेष है जो इराक में पाया जाता था? क्या मिस्र की सभ्यता के अवशेष बचे हुए हैं? क्या अमेरिका में क्रिश्चियनों के अलावा वो उन ट्राइबल्स की सभ्यता के अवशेष बचे हुए हैं? क्या नॉर्डिक रीजन में अभी भी अवशेष बचे हुए हैं वाइकिंग सभ्यता के? सारे सभ्यताओं के अवशेष तक नहीं है, सबको नष्ट विनष्ट कर दिया गया। हिंदुस्तान ही है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को पिछले 10,000 से ज्यादा सालों से जीवित बचाए रखा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेके अब तक की सभ्यताएं उसी गति से थोड़े थोड़े सुधार के साथ आगे बढ़ रही है। आज भी नटराज की मूर्ति होती है, आज भी वो शिव की मूर्ति होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन उस समय भी ये चीजों का प्रतीक मिला था, और आज भी हमारी सभ्यता उसी धारा में चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम के सामने, ईसाइयों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि 100 सालों में हिंदुस्तान को इन लोगों ने कैसे बदल दिया है? आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पिछले 700 सालों में हिंदुस्तान का कैसे विघटन हो गया। जो हिंदू कुश से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ करता था, आज पहले कहां गया? अफगानिस्तान बाहर चला गया। ये बामियान की प्रतिमाओं को तोड़ने वाले, बुद्ध की प्रतिमा को, ये कौन? हिंदू था या यही इस्लामिक लोग थे जो तालिबानी अपने आप को इस्लाम का रक्षक कहता है? उसके बाद 1947 में जब ये इस्लाम के नाम पर मुस्लिमों ने भारत को तोड़ा और फिर से पाकिस्तान बनाया, जिससे फिर एक बांग्लादेश भी बन गया, ये सारी चीजें आप भूल गए और आप 700 साल की बात करने लगे कि हम मदरसा एक्ट के लिए धर्म के आधार पर अगर देश है तो हम उसकी चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन 7,000 10,000 साल पहले की बात नहीं करेंगे जो हमारी सभ्यता संस्कृति का धरोहर अभी तक है। और ये जो मदरसा चला चलाकर कट्टरपंथी तैयार करते हैं, जो जिहादी तैयार करते हैं, आप उनके समर्थन में आ गए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सवाल उठे,
आपके ऊपर इस बात के लिए सवाल उठे कि आप पीएम मोदी के साथ गणेश पूजा करते कैसे नजर आ गए हैं। इसलिए ये बैलेंस के चक्कर में जिस तरीके से जाते जाते सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े करवा दिए हैं, उनके जजों के ऊपर सवाल खड़े करवा दिए हैं, अब तो इसकी व्यवस्था एनजेएसी से ही होगा कि क्या हम उसी सिस्टम में रहेंगे जो कि पिछले 70 सालों से ये लोग चला रहे थे। वो सिस्टम नहीं बदलेगा, केवल सरकारें बदलेगी। सरकारें बदलती रहेगी तो क्या उसी सिस्टम में चलते रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हमारी सरकारें बदलने के बाद के सिस्टम को स्वीकार करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए इन लोगों के खानदानी जजों की परंपराएं बनी है, इसलिए इन लोगों ने इस पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा करके रखा है। इस सिस्टम को बदलने नहीं देना चाहते, चाहे सरकारें कितनी भी बदलते रहे, सरकारों के विचार कितने भी बदलते रहे, हिंदुस्तान में यह सिस्टम नहीं बदलने देंगे। और इसलिए इस सिस्टम को बदलने के लिए जरूरी है प्रतिस्पर्धा। ये खानदानी सिस्टम जैसे राजनीति में ये नेहरू गांधी परिवार ने चलाया, आज हर स्टेट में ये पारिवारिक पार्टियां उभर उभर के सामने आ रही है, जिसके बेटे कितने भी निकम्मे हों, लेकिन वो निकम्मा बेटा भी सीएम के दावेदार रहेगा। चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, बेवकूफ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो डिप्टी सीएम और सीएम बन जाएगा। ये पारिवारिक पार्टियां हैं। उसी तरीके से चाहे कैसे भी वकालत नहीं चल रही हो, कितने भी कमजोर स्थिति में हो, लेकिन जज साहब के बेटे हैं तो उन्होंने अगर एलएलबी एलएलएम कर लिया है तो वो जज बन जाएंगे, चाहे उनके वकालत का पेशा बेहतर चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, उनकी बुद्धि कैसी भी हो, ये सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए इस सिस्टम को तोड़ने के लिए अब जरूरी है एनजेएसी पर फिर से विचार करना, प्रतिस्पर्धा लाना, इन जजों के उस पूरे सिस्टम को खत्म करना, तोड़ना और कुछ नए जुडिशियल रिफॉर्म की बात करना। पेंडिंग केसेस की संख्या पर इनके ऊपर सवाल उठाना जरूरी है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में ये 69,000 पेंडिंग केसेस कब तक चलते रहेंगे? कब तक आप लोग उस पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे? कब तक भ्रष्टाचार में ये संलिप्त राहुल गांधी जैसे लोग 12-12 सालों से बेल पर बाहर रहेंगे? इस सिस्टम को बदलने के लिए जरूरी है पहले जजों को बदलना, और जजों को बदलने के लिए जरूरी है कि जुडिशियल रिफॉर्म लाना। और इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि जैसे जैसे एक एक जज इस सिस्टम पर कब्जा करके बैठे हैं, जस्टिस खन्ना, अब संजीव खन्ना बनेंगे सीजेआई 6 महीने के लिए ही, जो पहले से ही इस बात के लिए बदनाम हो चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत हो या फिर कुछ और फैसले हो, तो यह सिस्टम ऐसे नहीं चलने दिया जा सकता। इसलिए अब इसको पूरी तरीके से तोड़ने की जरूरत है इस सिस्टम में, और इस सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, जिसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है। और ये रिफॉर्म आकर रहेगा, चाहे 6 महीना बाद आए या 1 साल बाद आए, इसकी पृष्ठभूमि तो खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने ही बना दिया है, अपने फैसलों से दिखा दिया है कि ये सरकार बदलती रहे, हम अपने उसी सिस्टम के साथ रहेंगे और हिंदुओं के विरोधी रहेंगे, इन लोगों के विरोधी रहेंगे, हम सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के जमात के साथ ही खड़े रहेंगे। और इसलिए यह सिस्टम अब बदलने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।